तो ये बच्चों आपके प्रीवियस टर्म का लेक्चर है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट, जो मैंने आपको काफी देर तक एक्सप्लेन किया था। और इसमें आपने देखा था कि जिन बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं समझ पाए थे वो कोऑर्डिनेशन नंबर इस लेक्चर की हेल्प से समझ गए थे। अब बच्चों इस लेक्चर में हम लोग ने काफी सारी बातें और भी देखी थी, जो मैं आपको दोबारा फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि लेट्स से मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, और दोबारा समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक आपके सामने सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड देखना चाहते हैं तो जब आप तीन स्फीयर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, या अपने घर में आप तीन नींबू ले लीजिए या तीन प्लास्टिक की बॉल्स ले लीजिए, तो जब आप उनको इस तरह से आप रखेंगे वन डायमेंशनली या जमीन पे रखेंगे, तो आपके बीच में ये जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड। इस वॉइड को हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड भी कहते हैं। इस वॉइड को हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस टर्म के नोट्स में ये ऑलरेडी बता रखा है। एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 4, यू कैन राइट डाउन टुडे इज लेक्चर नंबर 4 सॉलिड स्टेट। ये आप जरूर लिख लीजिएगा ताकि आप अपना लेक्चर पहचान पाए कि ये कौन सा लेक्चर है। तो बच्चों इस वॉइड को हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड या खाली स्पेस भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इस खाली जगह को ढकने के लिए, ये तीन नींबू या तीन बॉल एक प्लेस पर रखे हैं, और अगर हम इस खाली जगह को ढकने के लिए ऊपर से एक और बॉल रखेंगे, जैसे हम ऊपर से एक और बॉल रखेंगे तो ये खाली जगह ढक जाएगी। तो बच्चों जब हम ऊपर से एक बॉल और रखेंगे तो वो बॉल आपको कैसे नजर आएगी? ये देखिए, मैंने एक बॉल इसके ऊपर रख दी। ये मैंने बॉल जैसी रखी तो ये बॉल ने क्या किया, जो उसकी खाली जगह है उसको ढक दिया। लेकिन बच्चों आपने ध्यान दिया कि ये जो खाली जगह है वो किससे सराउंडेड है? ये खाली जगह चार स्फीयर से सराउंडेड है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो वॉइड की ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए क्योंकि ये चार स्फीयर से सराउंडेड है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है वो भी आप बना सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए आपको इस चौथे स्फीयर को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में ये ऊपर रख करके बताया गया है। उसके बाद आप क्या करिए, हर स्फीयर के सेंटर को एक दूसरे से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप हर स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से, तो आपके पास उस वॉइड के चारों तरफ जो ज्योमेट्री बन के आएगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन करके आएगी। इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये जो वॉइड होगा इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस वॉइड को ढकने के लिए एक दूसरा काम करें, इस वॉइड को ढकने के दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर एक बॉल रख दीजिए, या तो आप एक वॉइड को ढकने के लिए उसके ऊपर भी आप इस तरह से तीन बॉल्स यानी सेकेंड लेयर में तीन बॉल्स ला करके ठीक उसके ऊपर रख सकते हैं। सेकेंड लेयर में तीन बॉल्स ला करके ठीक उसके ऊपर रख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट लेयर में तीन नींबू है और सेकेंड लेयर में भी तीन नींबू है। तो जब बच्चों आप ऐसा करेंगे तो उस वॉइड के चारों तरफ जो ज्योमेट्री बनेगी, वो ज्योमेट्री जो बनती है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, और उस वॉइड को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 स्फीयर्स के सराउंडेड होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड किससे सराउंडेड होता है? 4 स्फीयर से सराउंडेड होता है। ये बात अपनी दिमाग में बैठा लीजिए, बैठाएंगे नहीं तो आपको तकलीफ होगी। बनाने का तरीका हमने बता ही दिया है कि सबसे पहले तीन स्फीयर्स आप फर्स्ट लेयर की तरह ट्रीट करेंगे, फिर सेकंड लेयर में तीन स्फीयर उठा के फिर वापस उस वॉइड के ऊपर रख देंगे, और जब सबके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी ऊपर वाले तीन स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करो, नीचे वाले तीन स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करो, और उनको आपस में ओवरलैप कर दो, तो आपके पास जो ज्योमेट्री बन के आएगी, इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो उस वॉइड को इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, और आपको आपके थ्योरी नोट्स तो हर टाइम पे मिल ही जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग कुछ बातों को और सीखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, जरा उसको भी समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ये डायग्राम जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी से पिकअप करके दिया था। आप देखेंगे ऊपर वाले डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो बताया था,
लेकिन इसमें कुछ और बातें भी छुपी हैं, उन बातों को समझिए। सबसे पहले हम ऊपर वाले डायग्राम को देखते हैं। अगर ऊपर वाले डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले डायग्राम को आपको देखने से पता पड़ेगा कि उसमें एक स्फीयर 4 स्फीयर को टच कर रहा है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। तो बच्चों जब वो टच करता है तो टच करते हुए उस स्फीयर के आसपास जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री कौन सी होती है? स्क्वायर ज्योमेट्री होती है, या आप उसको स्क्वायर पैकिंग भी कह सकते हैं। स्क्वायर ज्योमेट्री या आप उसको स्क्वायर पैकिंग भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों जो नीचे वाली ज्योमेट्री, ध्यान से देखिए, जो नीचे वाली ज्योमेट्री है उसमें बॉल्स का अरेंजमेंट आपको सिर्फ फर्स्ट लेयर को देखना है। ये फर्स्ट लेयर है जो सबसे काले रंग से बनी हुई है, वो आपकी फर्स्ट लेयर। क्या है? फर्स्ट लेयर। तो बच्चों आप सबसे पहले जब अपनी फर्स्ट लेयर को देखेंगे तो फर्स्ट लेयर में अगर आप ठीक बीचों बीच जरा सेंटर पे आकर के देखिए और आपको कुछ बातें यहाँ पे दिखाई देंगी, और यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए इस वाले एटम को जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। तो तुम कहोगे सर जिसको आपने रेड कलर से मार्क किया है वो रेड वाला स्फीयर देखिए कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? जितने स्फीयर्स को टच कर रहा है उनको मैं किस कलर से दिखा रहा हूं? ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। तो देखो बच्चों ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, तो ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है वही हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बता सकते हैं कि रेड कलर का स्फीयर जो है कितने स्फीयर्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है ग्रीन वालों को। तो तुम कहोगे सर ये 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है। यानी कि पैकिंग जो है आप, यानी एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो आप जब आप ऊपर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्क्वायर पैकिंग है, लेकिन नीचे वाला जो पैकिंग है वो स्क्वायर पैकिंग नहीं होती है। वो कौन सी पैकिंग होती है? हेक्सागोनल पैकिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो रेड वाला स्फीयर है वो कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है, और जब हम उनके आपस के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो उसके चारों तरफ जो ज्योमेट्री बनेगी वो हेक्सागोनल ज्योमेट्री बनेगी। इसलिए हम इसको हेक्सागोनल पैकिंग के नाम से भी जानते हैं और ऊपर वाले को स्क्वायर पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों व्हाट इज द मीन ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग? ये बात आपको टर्म क्लियर होना चाहिए। ये वाला टर्म मैंने कल आपको नहीं बताया था लेकिन मैंने आज आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज आपने ये भी देखा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होती है, यानी कि एक स्फीयर 6 स्फीयर से सराउंडेड इस तरह से हो सकता है। इस तरह से भी बॉल्स का अरेंजमेंट हो सकता है, और ऊपर वाले मेथड की तरफ से भी बॉल्स का अरेंजमेंट हो सकता है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों अब आप ये पूछ रहे होंगे कि सर ये जो टी और ओ लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब होता है? तो बच्चों अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड, तो जरा आप उसको भी समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों जो आपकी फर्स्ट लेयर है उस फर्स्ट लेयर को मैं मार्क कर रहा हूं रेड कलर से। तो मैं एक लिमिटेड रीजन को मार्क करूंगा ताकि मैं आपको वो टी और ओ समझा पाऊं। टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल और ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों आप देखिए फर्स्ट लेयर में मैंने क्या रखे हैं? फर्स्ट लेयर में मैंने ये 3 स्फीयर रखे। अब जैसे ही मैंने ये 3 स्फीयर रखे तो सेंटर में बीचों बीच एक वॉइड क्रिएट हुआ जहां पर टी लिखा हुआ है। सेंटर पे बीचों बीच क्या क्रिएट हुआ? एक वॉइड क्रिएट हुआ जहां पर क्या लिखा हुआ है? जहां पर टी लिखा हुआ है। समझ में आया? अब इस वॉइड यानी कि टी को ढकने के लिए आपने क्या किया? ठीक इसके ऊपर आपने एक सेकेंड लेयर पे क्या रख दिया? एक दूसरा स्फीयर रख दिया। तो तुम कहोगे सर ये तो वही ज्योमेट्री हो गई जो जस्ट आपने पीछे बताई थी, जो आपने जस्ट पीछे बताई थी। यानी ये कौन सा वॉइड हो गया? ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, क्योंकि ये कितने स्फीयर से सराउंडेड हो जाता है? 4 स्फीयर से सराउंडेड हो जाता है। इसलिए जो फर्स्ट लेयर में आप देखते हो ऊपर टी 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 टी, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनते हैं। और जो ये ओ लिखे हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना चाहें तो आप ऑक्टाहेड्रल की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए आप क्या करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल के लिए आप वो भी समझ लीजिए, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। नाउ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये किसके पास से आवाज आ रही है? ठीक है मैं उसको रिमूव कर देता हूं।
जस्ट वेट। जिसके पास से आएगी मैं उसको रिपोर्ट एंड स्पैम कर दूंगा, आवाज मत करना। इसके बाद आप परमानेंट इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको फिर अपनी आईडी बदलनी पड़ेगी। ओके, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, यानी एटम्स का अरेंजमेंट मैंने इस तरह से कर रखा है कि हर एटम अपने अगल बगल 6 एटम्स को टच करता है, तो उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और आपने इसमें देखा कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनते हैं और इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी इसमें दिखाया कि जो फर्स्ट सीरीज है उसमें टी 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 लिखा हुआ है, यानी वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और उसके नीचे ओ ओ लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए, वरना आप एनसीईआरटी को देखते रह जाएंगे और कभी भी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे कि ये बने क्यों है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, अब मैं आपको उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई में वीक हो तो आप लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए आप लोग ये भी देख लो। तो ये आपके सबसे पहले फर्स्ट फेज में ध्यान दीजिएगा, मैंने फर्स्ट फेज में ऑरेंज कलर से, यानी फर्स्ट लेयर मैंने बनाई है ऑरेंज कलर से। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेयर में ये 3 स्फेरिकल एटम रखे हैं उनसे एक बीचों बीच खाली जगह क्रिएट हो रही है। उस खाली जगह का नाम यहाँ पर हमने पहले से ही यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो आप इसको ओ मत लिखिए, देखिए ओ लिखा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे आप ओ मत लिखिए, ओ अभी हम लिख देंगे। तो हम कैसे करेंगे, अब इसको ढकने का एक तो तरीका ये है कि हम इसके ऊपर रखते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, लेकिन हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैंने कौन सी ज्योमेट्री फॉलो की, मैंने जस्ट उन एटम्स को, मतलब उन 3 यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर, हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट लेयर में 3 एटम है, सेकंड लेयर में 3 एटम है, और जब हम उनके आपस में सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो उस वॉइड के चारों तरफ कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप नहीं देख पा रहे तो देखिए मैं आपको नीचे बना करके दिखाता हूं, आप नीचे देखिएगा, सबसे मैं आपको बना रहा हूं, ये देखिए ऊपर यानी कि फर्स्ट लेयर में जो 3 स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये बन गया, और जो उसके ऊपर सेकंड लेयर में 3 स्फीयर हैं उनके सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनेगी, और ये जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिखाई देगी। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि हेक्सागोनल जब क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों ही क्रिएट होते हैं, और इस तरह से ये काम होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको कल वाला ही डायग्राम यूज कर लिया, और अब आप इससे समझ गए होंगे। अगेन यहाँ पे ये डायग्राम बन चुका है तो हम इसको लिख देते हैं, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग आगे इसमें और भी कंटिन्यूएशन लेते हैं और कुछ और बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसी चीज मैं आपको करा रहा हूँ जिसे आपको बहुत ही गहराई से देखना होगा, वरना शायद आपको वो समझ में कम आए। तो ये एक आपके पास डायग्राम है, मैंने पहले एनसीईआरटी से खोज लेता हूँ, ये तो मेरे थ्योरी नोट्स है जो मेरी कोचिंग के हैं, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ एनसीईआरटी से ही खोज लेता हूँ। जस्ट वेट 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 वेट, एनसीईआरटी से एक डायग्राम निकाल लेता हूँ, उससे मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे देखते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी में शायद डायग्राम नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं अपना ही डायग्राम ले लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैं अपने डायग्राम को ही क्रॉप कर लेता हूँ और आपके थ्योरी नोट्स में डाल देता हूँ, तो जस्ट वेट। तो बच्चों ये डायग्राम मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आप ज्यादा समझ पाओ। आई थिंक अब तक तो पूरा सबको दिखाई दे रहा होगा। तो
कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जस्ट आप उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। तो बच्चों जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने बनाया है, तो आप कहोगे कि सर ये स्ट्रक्चर में क्या है, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक पूरा ये 3D अरेंजमेंट है, लेकिन ये 3D अरेंजमेंट एक क्यूब का है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है लेड सल्फाइड का। ये स्ट्रक्चर किसका है? लेड सल्फाइड का। क्या आप लेड सल्फाइड का फॉर्मूला जानते हैं? लेड सल्फाइड का फॉर्मूला होता है पीवीएस। लेड सल्फाइड का फॉर्मूला होता है पीवीएस। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपको यहाँ पर कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, तो उन कॉर्नर्स पे क्या है उसको पहचानिए। एज नजर आ रही है, एज के सेंटर पे क्या है उसको पहचानिए। पहले इस डायग्राम को ध्यान पूर्वक देखिए और आपको कुछ बातें खुद में खुद कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा ऑटोमेटिक, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो आई थिंक आप लोग ने देखना समझ लिया होगा, तो मैं अब आपको देखना सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो कॉर्नर्स है, उन कॉर्नर्स पे क्या है, उन कॉर्नर्स पे ये देखो मैंने एक कॉर्नर मार्क कर रहा हूँ, मैं सारे तो नहीं करूंगा लेकिन एक कॉर्नर आपको मार्क कर रहा हूँ। तो ये कॉर्नर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और आई थिंक ये थोड़ा सा बेहतर कलर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये कॉर्नर मैंने मार्क कर दिया। तो बच्चों ये लेड है, ये भी लेड का आइटम है। गिनते चली जाना कितने आइटम है। तो तुम कहोगे सर 8 कॉर्नर्स, तो जाहिर सी बात है लेड के एटम्स कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि आपने बताया कि लेड कहां पर है? कॉर्नर्स पे है। और लेड की और भी तो जगह दिख रही है। तुम कहोगे सर लेड फेस के सेंटर में भी है। लेड जो है सर फेस के सेंटर में भी है। तो आप कहोगे सर ये तो कंट्रीब्यूशन जो लेड वाला है, ये तो बिल्कुल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग जैसा। बिल्कुल। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? तुम कहोगे सर कॉर्नर्स होते हैं 8, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और बच्चों मैंने बताया था कि जो फेस के सेंटर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है, क्योंकि वो आधा अपने रूम में होता है और आधा दूसरे के रूम में होता है। तो फेस के सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। तो कहोगे सर इसमें तो बहुत आसान काम है, हम लेड के एटम्स तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के बता ही सकते हैं। क्योंकि सर जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स में पहले हम लेड का कैलकुलेशन करते हैं। उन कॉर्नर्स में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेड के जो एटम्स हो गए वो 1 हो गए। लेकिन सर लेड के अलावा और भी तो लेड है कॉर्नर के अलावा। तुम कहोगे कहां पर है? हमने कहा फेस के सेंटर पे। कहां पर है? फेस के सेंटर पे भी है। क्या है? लेड के एटम्स है। तो फेस के सेंटर पे लेड के एटम्स है, तो फेस कितनी होती है? 6 होती है। हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ होता है। तो फेस के सेंटर्स को मिलाकर के कितने एटम बनेंगे? 3। तो ओवरऑल जो एटम बनेंगे लेड के, वो कितने बन करके आएंगे? 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ लेड सल्फाइड, और आपने देखा इसमें ओवरऑल लेड के 4 एटम्स। अब बच्चों आपको सल्फाइड के स्ट्रक्चर देखने होंगे कि सल्फाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरह से बना है। तो बच्चों सल्फाइड यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है वो येलो कलर का जो मार्क है वो सल्फाइड का है। अब बच्चों आपको याद पता होना चाहिए कि कोई भी अगर क्यूब होता है तो क्यूब में कितनी एजेस होती है? क्यूब में कितनी एजेस होती है? तो मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं एक डायग्राम जस्ट मैं ऊपर बना लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्यूब होगा उस क्यूब में कितनी एजेस होती है वो आपको देखना पड़ेगा। तो क्यूब में कितनी एजेस होती हैं? ये एक एज है, ऐसे 2 एज है, फिर 3 एज है, फिर 4 एज है। तो टोटल एजेस कितनी होती है? टोटल एजेस होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12 एजेस होती हैं। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि क्यूब का ये वाला जो कॉर्नर है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए क्यूब का ये वाला कॉर्नर, क्यूब का ये वाला कॉर्नर जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं,
जस्ट वेट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक मिनट। यहाँ पर जो अभी मैंने रेड कलर से मार्क किया है, यानी इसको हम एज कहते हैं। तो ये बच्चों, ये एज जो है, ये एज जो है, ये जो एज हमने बनाई है, ये एज जो है वो कितने क्यूब्स के लिए कॉमन होती है? जो एज होती है वो कितने क्यूब्स के लिए कॉमन होती है? तो किसी भी क्यूब में जो एज होती है वो एज 4 क्यूब्स के लिए कॉमन होती है। वो एज क्या होती है? 4 क्यूब्स के लिए कॉमन होती है। इसका मतलब ये जो एज के सेंटर पर, ध्यान से देखिएगा, ये जो एज के सेंटर पर मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, जो एज के सेंटर पे सल्फाइड एटम, ये जो एज के सेंटर पे सल्फाइड एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तुम कहोगे सर इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो है 1/4, क्योंकि ये कितने के लिए कॉमन होता है? ये 4 क्यूब्स के लिए कॉमन होता है, तो खुद में कितना होगा? 1/4। तो हमने कहा अगर आप सल्फाइड आयन के लिए देखना चाह रहे हैं तो सल्फाइड आयन के लिए सबसे पहले आपको एच के सेंटर्स पे देखने पड़ेंगे कि एच के सेंटर से टोटल कितने सल्फाइड आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो कहोगे सर बहुत आसान है, एज के सेंटर पर अगर हम देखते हैं तो कितने एज हैं? 12 एजेस हैं। तो हर एजेस के सेंटर पे है, देखो नीचे वाले एज के सेंटर पे भी है, यहाँ वाले एज के सेंटर पे भी है, यहाँ वाले एज के सेंटर पे भी है, हर एज के सेंटर पे है। तो 12 एजेस है और एक एज का कंट्रीब्यूशन 4 है, तो ओवरऑल एज के सेंटर से कितने एटम आ गए? 3 सल्फाइड आयन के 3 एटम। अब आप ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो बॉडी के सेंटर पे एटम होता है वो खुद के लिए पूरा पूरा होता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक एटम बनाऊंगा जो उस पूरे पूरे इस क्यूब में ही आपको नजर आएगा। क्या ये नजर आ रहा पूरे पूरे इस क्यूब में? यानी ये पूरा पूरा है इस क्यूब में। अगर ये पूरा पूरा है तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये पूरा पूरा 1 काउंट होगा। तो टोटल जो सल्फाइड आयन होंगे वो सल्फाइड आयन कितने होंगे? 3 + 1 which is equal to 4। तो तुम कहोगे सल्फाइड आयन भी 4 है, लेड आयन भी 4 है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ? PbS। क्योंकि आप जैसे ही लिखोगे Pb4S4 और 4 से डिवाइड करोगे तो लेड सल्फाइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? PbS। तो बच्चों आपने पहली बार देखा कि किस तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की हेल्प से आपने कंट्रीब्यूशन देखा और उससे लेड सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट किया जो एक्चुअल में PbS ही होता है और वो वही निकल के आए। तो लेड सल्फाइड का जब आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें ऐसी ज्योमेट्री पाई जाती है कि उसमें जो लेड होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं और कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर पे होते हैं, इससे वो 4 बन जाते हैं। और सल्फाइड आयन कहाँ होते हैं? एच के सेंटर पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं, इससे वो भी 4 बन जाते हैं और आपका लेड सल्फाइड का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। I think this is a calculation of molecular formula with the help of unit cell। आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने लेड सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट किया है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और कुछ दूसरी बातों को देखते हैं। तो वापस हम अपनी एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और ये तो मेरे ही क्लास नोट्स आ गए कि जस्ट वेट, इसको कैसे हटाएं? ये मेरी कोचिंग के ही नोट्स आ जा रहे हैं बार बार। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वेट, हट गया। एनसीईआरटी ओपन करते हैं वापस। तो बच्चों एनसीईआरटी ओपन कर ली वापस। तो एनसीईआरटी में आपको जो करने हैं अब वो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। और कल मैंने आपको काफी देर तक समझाया था कि फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, तो इस बात को आप 100% याद कर लीजिएगा। और बाकी आपकी जो भी थ्योरी है सॉलिड स्टेट की वो मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपकी एनसीईआरटी थ्योरी भी कवर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं थ्योरी को करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी करता जाऊंगा और आपकी थ्योरी भी कवर होती जाएगी। तो दिस इज अ वे टू डू द क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले दिस इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब आपको क्लियर कट उसको नजर आ रही होगी। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3 सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3 सभी को पढ़ना है और सब पढ़ना स्टार्ट करें।
ठीक है, पहले पढ़िए आप आराम से। तो अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर इज 1.3, सभी लोगों को पढ़ना है। तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, और एनसीईआरटी नहीं है तो मैं इसको डाल देता हूं आपके थ्योरी नोट्स में। तो दिस इज योर थ्योरी नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और ये आपका जो चैप्टर है ये आपके टर्म 1 के सिलेबस में भी है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स, इट्स आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क का मतलब कोवेलेंट भी होता है, एमॉर्फस। तो बच्चों मैंने आपको जब इंटेक्स्ट क्वेश्चन कराया था सॉलिड स्टेट का, तो मैंने आपको वहां पे कौन कौन से कंपाउंड बताए थे कि आयनिक कौन से है, आयनिक मतलब क्रिस्टलाइन कौन से है, और अमॉर्फस कौन से। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के डिफरेंस के बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया था, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन कराया था। अब बच्चों यहाँ पर वैरायटी बढ़ा दी गई है ताकि आप ज्यादा सीख पाए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे आयनिक कौन कौन से। तो बच्चों यहाँ पे जो आयनिक है, क्या आप बता सकते हैं कि आयनिक कौन सा होगा? क्या ग्रेफाइट आयनिक है? नहीं। ब्रास आयनिक है? नहीं। मतलब आप देख के ही बता सकते हैं कि आयनिक तो वही होता है जो ब्रेक हो सकता है कैटाइंस और एनाइंस। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट है कि जो आपका अमोनियम फॉस्फेट है, जो आपका अमोनियम फॉस्फेट है यानी कि NH4 का होल थ्राइस PO4, एक तो ये आयनिक होगा, और कोई आयनिक हो सकता है, और कोई आयनिक लिथियम ब्रोमाइड, एक ही हो सकता है। तो आपको याद रखना होगा, मैंने आयनिक वाले आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आपको मेटेलिक वाले पार्ट क्लियर करने। मेटेलिक, इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होगा? मेटेलिक तो मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरा देख लेता हूँ, मॉलिकुलर देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मॉलिकुलर भी बताने हैं। तो मॉलिकुलर देख लेता हूँ, जो आता है पहले वो करो, और जो बचे होंगे वो उसमें डाल देंगे। ठीक है, मॉलिकुलर वाला देखो। मॉलिकुलर वाला नहीं देखा है तो कोवेलेंट वाले बता दो। कोवेलेंट मतलब जो नेटवर्क वाले होते हैं, और नेटवर्क वाले भी नहीं जानते हो तो अमॉर्फस वाले देखो, वो जानते होगे, वो बता दो। तो जो आपको आता है पहले आप वो लिख लीजिए, और बचे हुए अलग अलग करते जाइए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करना। तो बच्चों अमॉर्फस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें से जो प्लास्टिक है वो अमॉर्फस है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट देख लेते हैं, यानी कि नेटवर्क स्ट्रक्चर। कोवेलेंट किसके किसके होते हैं? एक SiC सिलिकॉन कार्बाइड का होता है ना, ग्रेफाइट का होता है। भाई ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सभी बच्चे जानते हैं, डायमंड का भी स्ट्रक्चर सभी बच्चे जानते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, और कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कंडक्टिविटी के लिए काम करता है। तो ग्रेफाइट का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं। ग्रेफाइट कोवेलेंट यानी कि नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है? सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास, ये भी होता है। उसके बाद मॉलिकुलर फॉर्मूलाज में साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तो हो गया P4O10, P4O10 मॉलिकुलर फॉर्मूला, और उसके अलावा यहाँ पर I2 है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, P4। अब जो बचे वो मेटेलिक, यानी मेटेलिक में कौन कौन से बचे हैं? एक ब्रास बचा है, एक RB बचा है। हो गया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को एक MCQ क्वेश्चन का भी फॉर्म बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आप धीरे धीरे करेंगे, या आपने प्रीवियस टर्म के लेक्चर्स देखे होंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस वाले, तो आप अमॉर्फस वाले तो तुरंत ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और बाकी आयनिक तो हर बच्चा जानता है, आयनिक का मतलब जो ब्रेक हो सकते हैं उनको हम लोग आयनिक कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और भी करेंगे, वो भी आपको समझने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1.7, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम प्रोग्राम में काफी ज्यादा क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार दोबारा देखने की कोशिश करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 की तरफ आइए, पहले आपको पढ़ना है, आप पढ़िए।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 में लिखा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये आपको डिस्टिंग्विश करना है। और बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो मैं आपको समझा समझा के थक गया हूं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैंने आपको काफी देर तक एक्सप्लेन की है, तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको बहुत सही तरीके से देना होगा, तभी वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, जो मैंने आपको जस्ट बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में कल के थ्योरी नोट से ही आपको क्लियर किया, वही आपका था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या समझ में आ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैंने आप सभी लोग को बता दिया काफी अच्छी तरीके से। उसके बाद बच्चों अब हम लोग बाकी सेकेंड पार्ट की तरफ जानते हैं, क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। ये सारी चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसमें मेरे को लग नहीं रहा मेरी कोई नीड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क डाला हूँ, उस क्वेश्चन को आपको ही करना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी आप कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.11। तो ये न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। मैंने आपको डेरिवेशन बताया था डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल का, ये उसी पे बेस्ड है। तो डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल होती है Zm अपॉन ए क्यूब एन नॉट। उसको यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो करना स्टार्ट करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.11, जिसको यूज करने के लिए आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने आपको बताया था क्या होती है, Zm अपॉन ए क्यूब एन नॉट, और इसकी बाकायदा मैंने आपको प्रूविंग भी बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1.11 कुछ स्टेप्स लिखना चालू करिए, फिर मैं आपकी बीच में हेल्प कर दूंगा। दिस इज योर आंसर नाउ। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको आप Z कहते हैं, वो यहाँ पे 4 है। इसके अलावा इसकी एज लेंथ दी है, एज लेंथ को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। उसके अलावा यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल दिस इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी बातें आपके पास। ये पूछ रहा है एटॉमिक मास बताओ सिल्वर का, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको बताना है। और आप अवोगाद्रो नंबर अपने आप से जानते हो, जो आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। इसकी यूनिट होती है पर मोल, या मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, या सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू डाल के आप छोड़ सकते हैं। तो बच्चों आपको फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन ए क्यूब एन नॉट, और आपको जो निकालना है आप उसको यहाँ से सेपरेट करना चालू कर दीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ से m निकालना है, तो m होगा आपका ए क्यूब एन नॉट डी होल डिवाइडेड बाय z। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फॉर्मूले की प्रूविंग बताई थी। अब मैं यहाँ सारी वैल्यूज रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपको पता है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने को a रखना है, तो a इज 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब। N naught is Avogadro number. This is 6.022 into 10 की power 23. और density of a cubic unit cell this is 10.5. सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। इसको डिवाइड आपको करना है किससे, Z से, और Z आपका कितना है 4। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों अब आपके पास मैथमेटिक्स से आप अपनी मैथमेटिक्स यूज करेंगे, यहां से आप अपना आंसर निकालेंगे। और जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है तो वो क्या करें, तो सिल्वर का एटॉमिक मास लर्न कर ले, क्योंकि जो सिल्वर का स्टैंडर्ड एटॉमिक मास होता है उसी के आसपास ये आंसर निकल करके आता है। दिस इज 107 या 108, ऐसा निकल करके आएगा। ये निकल करके आएगा, और दिस इज योर एटॉमिक मास
तो यहाँ पे आप मास लिखिए m, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि किस तरह से क्वेश्चन किया गया था। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आपको याद रखना है, डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू Zm अपॉन A क्यूब n नॉट। डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज Zm अपॉन A क्यूब n नॉट। ओके, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12 देखिए अपनी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1.12 ऑन योर एनसीईआरटी। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप चेक कर लो उसको। लिखा है अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स P and Q. Atoms of Q are at the corners of the cube. ध्यान से देखिए, atoms of Q are at the corners of a cube while P as a body center. What is the formula of compound and what is the coordination number of P and Q? ओके सर, ये तो काफी आसान है, ये तो कोई भी बता सकता है, ये तो सर कोई भी बता सकता है, इसमें तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं। बताइए कैसे बताएंगे? ये रहा आपका आंसर। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि जो P ने पोजीशन ऑक्यूपाई की है वो बॉडी के सेंटर पे की है, और बॉडी के सेंटर पे कोई एटम अगर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो हम उसको पूरा पूरा गिनते हैं, यानी कि वो P1, ठीक है। इसके अलावा जो Q है वो कॉर्नर्स पे है, और कॉर्नर होते हैं 8 और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला बन गया P1Q1, दैट इज आपका फॉर्मूला हो गया PQ। ओके, ये तो बहुत इजी था। इसके अलावा बच्चों आपको पता है कि जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है, जो बॉडी के सेंटर वाला एटम हो वो कितनों को टच करता है? 8 कॉर्नर्स के एटम्स को टच करता है। जो बॉडी के सेंटर्स वाला एटम है वो 8 कॉर्नर्स के एटम को टच करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा जो कि सेंटर पे? तो कहोगे एटम्स ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर्स, यानी क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, क्यू कहां पर है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। कॉर्नर वाला जो होता है वो 6 एटम्स को टच करता है, लेकिन जो बॉडी के सेंटर वाला है वो कौन है? वो है पी, तो वो 8 को टच करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। तो पी का 8 है और क्यू का 6। तो ये बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर की ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी की गई थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे मेन क्या है आपका फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया PQ की फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सभी बच्चों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे चलते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 1.13। तो बच्चों पेपर का पैटर्न पहले से टफ हो गया है। जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.13, तो 1.13 का अगर आपने सही आंसर निकाला तो ही आप उसको मार्क कर पाएंगे, और अगर आंसर आपका गलत हो गया तो एमसीक्यू आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आप समझ लीजिए पेपर का पैटर्न आपके लिए पहले से ज्यादा डिफिकल्ट है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आप इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्टेप वाइज वर्किंग लिखाते थे, फॉर्मूला लिखाते थे, तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा थोड़ी नहीं है, आपको फॉर्मूले के लिए नंबर नहीं मिलेंगे, इसके आंसर के लिए नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जब आंसर निकलेगा तभी आप अपना एमसीक्यू मार्क कर पाएंगे। तभी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, दैट मीन्स 90 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन उनमें से एक हो सकता है। दिस इज नीओबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब कोई एलिमेंट है, उसका नाम ही देखो कितना अजीब है, और है तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। लिखा है नीओबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर तो आप जानते हैं ना कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वो आप लिख लीजिए, जो डाटा है वो लिखते चले जाइए। डेंसिटी कितना है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और क्या डाटा गिवन है, और उसका एटॉमिक मास गिवन है कितना, कैपिटल M, दैट इज 93 ग्राम पर मोल। क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, मैंने उसमें रेडियस ऑफ द एटम और एज लेंथ में क्या रिलेशन बताया था, रिलेशन बताया था R इज इक्वल टू √3a/4। क्या ये रिलेशन आपको याद है? रिलेशन बताया था R इज इक्वल टू √3a/4, लेकिन यहाँ पे आपको रेडियस निकालनी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, एज लेंथ पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब पहले आपको एज लेंथ निकालनी पड़ेगी, और एज लेंथ के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा Zm/a³n0। और यहाँ से पहले आप a³ सेपरेट करेंगे तो a³ की वैल्यू आएगी Zm/d/n0। अब आप शायद अपनी वर्किंग समझ गए होंगे कि सीपीएसई ने जो पैटर्न अपनाया है वो आपके लिए पहले से टफ हो गया है, क्योंकि पहले आप एग्जाम में क्या करते थे, इसमें कुछ ना कुछ आप अपनी वर्किंग दिखाते थे, फॉर्मूला लिखते थे, आपको आंसर मिल जाता था, नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब की क्या होगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फाइनल आंसर उनके आंसर से, आपके एमसीक्यू से मैच करता है तो ही आप टिक कर पाएंगे, वरना आप तुक्का लगाइए फिर, और तुक्का ज्यादातर गलत होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आपका a³ आ गया है, मैंने सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी हैं। अब a³ निकल आएगा तो वहां से a आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेकर के। तो मैथ्स आपको ही करना है। 3.6 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका a निकल के आ गया। जस्ट वेट, ये क्या निकला है एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 10⁻⁻23 नहीं होगा, ये 10⁻⁻8 आएगा। ठीक है, 10⁻⁻8 आएगा। जस्ट वेट वेट वेट, फिर से लिखते हैं। 23 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेने पर क्या बनेगा, उसको 24 बना लेते हैं। 24 बनाने पर बनेगा फाइनली, ये बनेगा a इज इक्वल टू 3.306 इंटू 10⁻⁻8, ये बनेगा आपका a। तो बच्चों मैंने क्यूब रूट लेकर के फाइनली आपका a लिख दिया। अब आपको रेडियस निकालनी है जो होती है √3a/4, और a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपकी क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस। तो बच्चों जब आप इस रेडियस को सॉल्व करोगे तो आएगी 14.32 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻9 का मतलब नैनोमीटर भी होता है, तो आप आंसर नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। और आप सोच सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कितना डिफिकल्ट आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि 14.32 नैनोमीटर लिखा होगा आंसर। ठीक है, हो सकता है ये भी आंसर लिखा हो 11.32 नैनोमीटर, तब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन पेपर पहले से आपका डिफिकल्ट हो चुका है। अगर आप पूरी एल्गोरिथम नहीं जानते तो आपका एमसीक्यू सही नहीं हो सकता।